Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an Arcanine. Dear all, this session is going to be very important. Sir, हर सेशन इंपॉर्टेंट बोलते हो, क्या करें बेटा? सीएस एक एफिशिएंट चीज बनना है ना, तो आपको हर एक सेक्शन को बहुत ध्यान सुनना चाहिए. ऑलराइट, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन बड़े इंटरेस्टिंग सवाल से. क्या आप जानते हैं इंडिया में ना इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये कहता है कि अगर आपको एक इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी चलानी है, इंश्योरेंस बिजनेस करना है और इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए आपको ऑफ कोर्स कंपनी बनाना पड़ेगा, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी ही होनी चाहिए. सर क्या? जी हाँ, IRDA ने अपनी गाइडलाइंस में ये साफ साफ बोल रखा है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 कहता है अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्संस एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं इन इंडिया, तो इट इज मैंडेटरी. जी हाँ, इट इज मैंडेटरी दैट सच कंपनी मस्ट बी अ पब्लिक कंपनी. और जब हम बात बोलेंगे कि वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो उसकी बोर्ड की कंपोजिशन भी अकॉर्डिंग टू दैट होगी. ऑलराइट, मतलब उसकी कंपोजिशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी कैसी लीगल रिक्वायरमेंट होगी, एज पर द कंपनीज एक्ट. बट यहां IRDA साथ साथ ये भी कहता है कि कंपोजिशन किस तरह की होनी चाहिए. भाई हमारी गाइडलाइंस भी सुन लो, मतलब IRDA की भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा. और साथ साथ में याद रखेगा ये भी बताया जाएगा कि जो पर्टिकुलरली जो यहाँ डायरेक्टर्स की अपॉइंट होगी, जी हाँ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी, वो डायरेक्टर्स किस फील्ड में एक्सपर्ट्स होने चाहिए. जैसे लाइक एग्जांपल लॉ, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, सिक्योरिटीज, इस तरह की फील्ड में वो एक्सपर्ट होने चाहिए. तो शेयर होल्डर्स अगर किसी को इलेक्ट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर या किसी पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, तो वो पर्सन के पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए बोर्ड. और वो जो एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है वो बैंकिंग, सिक्योरिटीज, लॉ, अकाउंटेंसी, इस तरह की फील्ड्स में होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि रैंडमली किसी को भी उठाया और आपने डायरेक्टर बना दिया. तो इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, जी हाँ हमारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IRDA ने क्या कॉर्पोरेट गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं इंश्योरेंस कंपनी की. पार्ट 6 में काफी सारी बातें डिस्कस की थी. याद रखिएगा चैप्टर 2 जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये अलग अलग पार्ट्स में आएगा, क्योंकि लेंथी चैप्टर है और इसको अच्छे से समझने के लिए हर एक चैप्टर को याद रखिए पार्ट को मैंने डिवाइड किया हुआ है. सो पेशेंस रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. इंश्योर कर रहा हूं इसके सारे पार्ट जो स्टूडेंट इसे देखता रहा होगा, इस चैप्टर से आया क्वेश्चन वो छोड़ के नहीं आएगा, बहुत अच्छे से करेगा. नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक. हमने गवर्नेंस तक डिस्कस कर लिया था, अब हम बात करने वाले हैं बोर्ड के कंपोजिशन की. सो इसमें तो बहुत सारा पढ़ने को है बेटा, पता भी नहीं लगने दूंगा कि कब ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा. देखो आओ, पहली खास कीवर्ड्स यहां से सीख लेते हैं, फिर हम अपना रीड कर लेंगे. याद देखिएगा पहले कीवर्ड सीख लेते हैं, आप अपनी सहूलियत के लिए चाहें तो बना सकते हैं. तो पहली बात कहता है क्या बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से ये कहता है इंश्योरेंस कंपनीज कैसी होंगी, वो पब्लिक कंपनी होंगी. ये मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, बट ये कहा किसने? इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने. वो कंडीशन रखता है, जी हाँ इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये कंडीशन रखता है कि इंश्योरेंस कंपनीज पब्लिक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बन सकती हैं. कहता है बोर्ड होने चाहिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होने चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिएगा बोर्ड का पैनल है जिसके अंदर 7 डायरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ 7 डायरेक्टर्स हैं. तो हर एक डायरेक्टर अपने अपने अलग स्पेशल जोन में क्वालिफाइड होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर लॉ एक्सपर्ट्स, एक डायरेक्टर अकाउंटेंसी एक्सपर्ट है, एक डायरेक्टर बैंकिंग एक्सपर्ट्स है, एक डायरेक्टर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट्स है, ठीक है, एक डायरेक्टर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है, एक डायरेक्टर इंश्योरेंस बिजनेस में ही एक्सपर्ट है. तो ये कैसा बोर्ड बनेगा? कॉम्पिटेंट. पता लगा सबके सब लॉ एक्सपर्ट हैं, सबके सब इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, तो आपस में भिड़ जाएंगे तो कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी. ऑलराइट, तो कॉम्पिटेंट चाहिए और साथ साथ क्वालिफाइड भी होने चाहिए. दूसरी बात इसने कहा, तो पहला हम क्या रखेंगे पॉइंट माइंड में, इंश्योरेंस कंपनी कैसा? पब्लिक कंपनी. ऑलराइट सर. इसके अलावा बोर्ड कैसा होगा? कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड डायरेक्टर्स. बोर्ड साइज होगा एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं. अब ये समझना मेरी बात को, बोर्ड साइज 7 डायरेक्टर बनेगा, 10 बनेगा या 3 में ही काम चला देंगे, ये डिपेंड करता है साइज पे. साइज किस चीज से रिलेट करता है? साइज रिलेट करता है कि इंश्योरेंस कंपनी का नेचर, स्केल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी. सर मतलब अब ये भी तो हो सकता है ना कि बैंक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कांग्लोमरेट है, मतलब वो बैंकिंग बिजनेस में भी काम करती है, वो कंपनी ग्रुप कंपनी उसकी बैंकिंग में भी है, उसकी कंपनी यहाँ पर साथ साथ में इंश्योरेंस में भी है. या इंश्योरेंस के अंदर भी वो क्या करती है? 2 तरह का इंश्योरेंस आप जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस एंड जर्नल इंश्योरेंस.
लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो दोनों ही अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज हैं, बिजनेस लाइंस हैं, तो डिपेंड्स ऑन कि जो कहता है यहां पर। अच्छा, यही इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिएगा लिस्टेड हो गया तो लीगल रिक्वायरमेंट्स और भी बदल जाएगी। तो बोर्ड की कंपोजिशन कैसी होगी, बोर्ड का साइज कैसा होगा, एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट। सर पॉइंट नंबर थोड़ा में क्लियर हो गया। फिर कहता है डायरेक्टर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। अब देखिए, शेयर होल्डर्स जब भी डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेंगे या इलेक्ट करेंगे, वो पर्सन जो होंगे उनकी एक्सपर्टी या एक्सपीरियंस लॉ फील्ड में, अकाउंटेंसी में, बैंकिंग में, सिक्योरिटीज में, इंश्योरेंस में, इस तरह के एक्सपीरियंस उनके होने चाहिए जो इंडस्ट्री रिलीवेंट एक्सपीरियंस है। कैसे हैं, इंडस्ट्री रिलीवेंट एक्सपीरियंस है। बात पकड़ मारा है। तो IRDA जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये गाइडलाइंस बोर्ड की कंपोजिशन में होनी चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। जैसे डायरेक्टर हैव नॉलेज ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर्स। अब ये उसको पता होना चाहिए कंपनी ग्रुप स्ट्रक्चर में है, मतलब एक ही कंपनी ऐसा है जिसका और भी बिजनेस है और अलग अलग कंपनीज के साथ मिलकर वो बिजनेस कर रही हैं। ग्रुप स्ट्रक्चरिंग या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर लिया होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें, बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि किसको क्या टास्क अलोकेट किया जा रहा है, टास्क अलोकेशन क्या है। फिर टास्क अलोकेशन ही काम नहीं करेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट करना भी, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी करना प्लस सुपरविजन। अब ये क्या होता है समझो, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी में जब भी उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है तो देखा जाता है कि इसको क्या काम जाता है। तो अक्सर काम का मतलब ऑफ कोर्स बेटा आप जानते होंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान की अपना एक रोल है, उसके एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये एलोकेशन का मतलब हुआ कि किसको क्या टास्क दिया गया है। कोऑर्डिनेट का मतलब अब ये नहीं है कि एक इंश्योरेंस कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या करे कि वो याद देखिएगा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, स्टेक होल्डर की जो याद रखिएगा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, हायर डिविडेंड। पॉलिसी होल्डर को क्या चाहिए होता है, पॉलिसी होल्डर को चाहिए होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। तो ये एक्सपेक्टेशंस पूरी की जाए। इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को एक अपना काम दिया जाता है। जैसे यहाँ बोलेंगे एलोकेशन ऑफ टास्क, फिर उस टास्क को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑलराइट, एंड सुपरविजन। एंड टाइम टू टाइम क्या होगा, पीरियोडिकल सुपरवाइज किया जाएगा। वो कैसे किया जाता है आप लोग जानते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, ऑलराइट। और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं बट समझाने के लिए बता रहे हैं। एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंश्योरर। फिर डायरेक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है और वो बहुत ही रिस्की है तो उसके लिए कैसे अप्रूवल लिया जाएगा, प्रोसेस क्या रहेगा। या अगर इंश्योरेंस किसी ने क्लेम किया है या क्लेम करने के बाद उसे पे ऑफ किया जा रहा है तो किस तरह से मैनेजमेंट यहाँ देखेगा, एक्शन लेगा। साथ साथ में इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है, जनरल इंश्योरेंस में डील करती है, लाइफ इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस है। ये नेचर ऑफ डिपेंड करता है कि किस तरह का आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सारी एस्पेक्ट्स डायरेक्टर को पता होना चाहिए। तो याद देखिएगा जब हम बोर्ड की कंपोजिशन की तरफ ध्यान देते हैं तो 4-5 बातें ही खास हमें याद रखनी है। एक तो इंश्योरेंस एक्ट ने पब्लिक कंपनी बोला है, क्या होगा वो पब्लिक कंपनी होगा। दूसरा, डायरेक्टर का जो कंपोजिशन है वो कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड डायरेक्टर होना चाहिए। बोर्ड का साइज एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट होगा। डायरेक्टर का एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज होगा, जिसको शेयर होल्डर नॉमिनेट करेंगे, लैक करेंगे, वो लॉ अकाउंटेंसी है, या हम बात करेंगे यू नो व्हाट बैंकिंग है, सिक्योरिटीज है, इंश्योरेंस है, ऐसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड डायरेक्टर के पास नॉलेज होना चाहिए किसी चीज का, ग्रुप स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस। प्रोडक्ट समझते हैं ना, प्रोडक्ट मतलब किस तरह का वो इंश्योरेंस सेल कर रही है। फिर उसमें भी स्कीम्स होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए यहाँ पर आपके सामने। अब देखो बेटा, यही सारे पॉइंट्स मैंने इमीडिएटली आपके सामने कवर किए हैं अभी। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। फटाफट से एक बार अपना मॉड्यूल से रीड जरूर कर लेना। मैं यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि वो रीड करना इजी हो जाए, मॉड्यूल साथ में है। इंश्योरेंस एक्ट क्या कह रहा है, कंपनीज इन इंडिया वुड बी पब्लिक कंपनीज। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। जब पॉइंट समझ में आ रहा है और उसको रीड कर लोगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, देखो आओ। Insurance company should ensure board comprises the competent qualified director to drive the strategy in the manner that would sustain the growth and protect the interests of the stakeholders in general and policy holder in particular। सर ये क्या मतलब है, स्टेक होल्डर इन जनरल, स्टेक होल्डर। तो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए, पॉलिसी होल्डर का राइट तो एक पर्टिकुलरली हुआ ना, उसका क्लेम अगर है तो उसको क्लेम प्रोवाइड करना। अब यहां पर जब बोल रहा है इन जनरल, जनरल तो और एस्पेक्ट्स है।
अभी मान लीजिएगा मैं बोलता हूं अगर आपको पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ स्टेक होल्डर ऐसे जिनके राइट डायरेक्टली क्लेम बनते हैं कंपनी में, कुछ ऐसे जिनके इनडायरेक्ट क्लेम बनते हैं, ये लोग उस कैटेगरी में है। तो इन जर्नल, जो कि मेन पर्पस हम लोग जब ध्यान देंगे इन जर्नल जो सारी एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है, पॉलिसी होल्डर की जब बात करें पर्टिकुलर मतलब डिपेंड्स कि वो उससे सिर्फ उस पर्टिकुलर होल्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। ना बोर्ड साइज कैसा होगा, इस पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑलराइट, डिपेंड्स ऑन द व्हाट स्केल, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस। शेयरहोल्डर ऑफ द कंपनीज इलेक्ट अ नॉमिनल डायरेक्टर from the area financial management expertise in such as accountancy, law, insurance, pension, banking, securities, economics, etc. with qualification experience that is appropriate to the company। सॉरी, ये याद रहेगा, ऑफ कोर्स याद रहेगा यार। तुमको अगर फिर भी डाउट है ना, तुम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, आई होप याद होगा और ये यहाँ बुद्धि में बैठ जाएगा। याद रखना, लाइन टू लाइन याद नहीं करना है, इतना मोटा बुक है। लाइन टू लाइन याद करोगे वैसे भी कोई फायदा नहीं है। लाइन टू लाइन याद करना क्यों है लाइन टू लाइन याद? अगर ऐसे याद करोगे तो कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। समझो और याद करो, क्लियर? चलो, now it is essential that the directors possesses the knowledge of the group structure, organizational structure, process and products of the insurer। अब कह रहा है क्या, देखो अभी बताए थे ग्रुप स्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द इंश्योरर। ब्रॉड बोर्ड जनरली कंप्लाइज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब देखो ये बोर्ड को अलग अलग पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड KMP अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरर। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझना कि जैसे कोई टास्क है, जैसे मान लीजिएगा हम बोलते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए किस प्रोसेस को कैसे अचीव किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, तो उसे अचीव करने की हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, ऑलराइट। एंड जैसे हमने बात करते हैं ना ऑफ द इंश्योरर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द इंश्योरर। अब ये डायरेक्टर्स को क्लियरली, डायरेक्टर्स KMP को पता होना चाहिए कि अब जैसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे या तो वो लाइफ इंश्योरेंस बोले थे या फिर जर्नल इंश्योरेंस है, फिर इनके अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइफ में, जर्नल में। बात पकड़ में आ रहा है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंश्योरेंस बिलोंगिंग टू एन लार्ज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर conglomerate should understand the material risk and issues that could affect the group entities with attendant implication of the insurer। अगर कब, जब particularly डायरेक्टर बिलोंग किससे कर रहा है, लार्ज ग्रुप या फिर हम बोल रहे हैं conglomerates, ऑलराइट। कांग्लोमरेट समझ में आया ना? कोई ऐसा बिजनेस जो जैसे फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लाइफ, आप सुना होगा प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे ही ICICI जो बोलता है क्या, लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो दोनों कंपनी अलग अलग याद रखिएगा, लेकिन हम बोलेंगे ग्रुप में आ गया, क्लियर एकदम। तो ऐसे में देखना जरूरी है कि कौन सा बिजनेस अफेक्ट कर सकता है एंटिटीज को, ऑलराइट। इसके बाद देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलता है, देखो ध्यान सुनना, जब हम कंपोजिशन को देख रहे हैं, बोला है कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बट अगर ये रिक्वायरमेंट अभी लगता है कि 3 तो हमारे पास नहीं है सर, कैसे करेंगे मैनेज, तो बोलता है एटलीस्ट 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए फॉर इनिशियल 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन किसकी मिल रहा है, जब आपको इंश्योरेंस का IRDAI से परमिशन मिला, लाइसेंस मिला, तब तक शुरू के 5 साल तक आप 2 ID से काम चला सकते हो। ऑल राइट सर, ऑल राइट। मतलब सर जब हमको लाइसेंस ग्रांट किया हुआ किसने, IRDAI ने, टू डू एंड गो द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। तो भैया जब हम बिजनेस करने गए हैं तो इंश्योरेंस का बिजनेस जब से लेके 5 साल हमको दिया कि हम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंटेन कर सकता है, उससे कम नहीं चलेगा। अदरवाइज उसकी मिनिमम कितना रखना है, 3। अगर यहाँ पर फॉल हो जाता है तो याद रखिएगा इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later, उसमें इस वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा। वही सेम प्रोविजन है जो कंपनी में पड़ा था। देखो आओ, board should have minimum 3 independent director. However, this requirement is relaxed to 2 independent director. Initially 5 years from the grant of the certificate of registration to insurer. Independent director fulfill the all condition section 149। मेरे बच्चे जानते होंगे सेक्शन 1419 वाली कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है।
एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल फॉल बिलो द रिक्वायर्ड मिनिमम, अगर से कम हो जाता है वैकेंसी फिलअप करो बिफोर द इमीडिएट फॉलोइंग द बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर अंडर एंड इंटीमेशन टू द अथॉरिटी। ऑफ कोर्स सर, आपको साथ साथ इंटीमेट भी करना पड़ेगा किसको, IRDA को। सिंपल है, वही बात हम रिपीट किए यहाँ पे। चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो बोलता है CEO जो होगा वो WTD बनेगा आपका। बोला क्या सर? बोला अगर चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव है। बोला क्या सर? अच्छा, ये यूजुअली एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कौन सा, मैं पहले कह दूं, इंडिया में बेसिकली ऐसे कोई एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है कम्युनिस्ट में, बट नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पर्सन को अगर आप चेयरमैन बना रहे हैं, और यूजुअली ऐसा क्यों होता है क्योंकि चेयरमैन कंसिस्टेंटली, देखिए अगर रेगुलरली कंपनी के ऑपरेशंस में एंगेज नहीं है इन दैट केस, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO को प्रोवाइड की गई कि भाई CEO आप कौन होगे, WTD बनोगे। बात पकड़ में आ रहा है? कब? जब चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तब CEO को आप ट्रीट करेंगे एज अ WTD। साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला गया कि एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है भैया, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज देख रहे हैं, कह रहा है एवरी इंश्योरेंस कंपनी। अदरवाइज हम लोग कंपनी के जब पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको, तो हमको ये बात पता है कि सर वहां तो जब तक टर्नओवर या पेड अप से कैपिटल क्राइटेरिया पूरा ना कर दिया जाए, जब तक तो 100 करोड़ याद आ रहा है, तब तक नहीं करते। लेकिन यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इसने ना देखो एक बात कर दी यहाँ पे, कह रहा है एज रिक्वायर्ड अंडर 149 की रिक्वायरमेंट जब पूरी होती है, याद आ रहा है ना, पेड अप से कैपिटल 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़, तब आपको लाना पड़ता है वुमेन डायरेक्टर। ऑलराइट, इन दैट केस आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा किसका, वुमेन डायरेक्टर का। ऑलराइट सर। अब देखो आगे, आई होप ये बात समझ में आया होगा। देखो ध्यान से देखना, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने ध्यान से, अगर तुम देखो तो ये देखो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ से कवर किए कंपोजिशन के अंदर, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करी। हमने मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बात किया, हमने 1 वीमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का बात किया। ये सेम हमने 149 को फॉलो करना है, यहाँ भी 149 फॉलो करना है। यहाँ अगर 3 से कम हो गया ऑफकोर्स तो वैकेंसी इमीडिएट बोर्ड मीटिंग में फिलअप कीजिएगा, या 3 months विच एवर इज लेटर, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ये आपको 3 डायरेक्टर कम भी हो सकता है, 2 तक चल सकता है, इनिशियली 5 years तक। अब ये अगर तुमको समझ में आया तो तुमने IRDA के अकॉर्डिंग बोर्ड का कंपोजिशन कर दिया है। अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है, इन दैट केस याद रखिएगा CEO जो कंपनी का, जी हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या होंगे, फुल टाइम डायरेक्टर। सर याद हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कैसे याद करूंगा सर इतना कुछ, अभी लो यार, तुम चिंता करते हो। देखो अब ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको समझना ध्यान से। यहां कह रहा है गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, IRDA यही तो चाहता है। जो हम बता रहे हैं तुमको गाइडलाइंस, उन्हें फॉलो ढंग से करो तो हम खुश हैं। अब ये फॉलो करवाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, समझो मेरी बात को बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलिसीज। और पॉलिसीज किस किस चीज पे हो सकती है, जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी रिव्यू पॉलिसी, कि पीरियोडिकली बिजनेस स्ट्रैटेजीज को रिव्यू किया जाए। सब बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है बेटा, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना उसकी प्लानिंग करना, एडवांस में प्लानिंग करना, और फिर उस प्लानिंग को चेक करना कि वो एक्चुअली एग्जीक्यूट प्रॉपर उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसको एक सिंपल वर्ड बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी। वो बिजनेस स्ट्रैटेजी में आपके यहाँ देखिएगा हर तरह के प्लान्स को डिस्कस किया जाता है कि कैसे मान लीजिएगा इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाएगा पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो क्या रहा है, डायरेक्टर क्या करेंगे, अपनी उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रोल ये है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि वो लोग पॉलिसीज फ्रेम करें, बिजनेस स्ट्रैटेजी की रिव्यू पॉलिसी। फिर कहता है अंडरराइटिंग पॉलिसी। सर अंडरराइटिंग पॉलिसी, देखिए आप एक बात अच्छे जानते हैं कि डायरेक्टर लोग जो होते हैं, देखो इंश्योरेंस कंपनी जो होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर करता है, जिसे बोल रहे हैं अंडरराइटिंग पॉलिसी। जो वो रिस्क कवर कर रहा है, तो यहां पर ये भी देखा जाएगा कि रिस्क किस हद तक के रिस्क को कवर किया जा रहा है। याद रखिएगा, रिस्क का मतलब यहां पर ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी या किसी भी पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर देगी। यार रिस्क एक्चुअली वो लिया जा सकता है, इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी।
फिर होता है रिटेंशन एंड री इंश्योरेंस पॉलिसी, कि रिस्क लिया जा सकता है तो रिस्क कितना रिस्क ले सकती है, रिटेंशन जिसे बोल रहे हैं, जिसे रिस्क रिटेंशन बोलते हैं, लेवल ऑफ रिस्क रिटेंशन, लेवल ऑफ रिस्क रिटेंशन। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है, ठीक है, कितना फंड उसके पास अवेलेबल है, तो रिस्क किस हद तक ले सकते हैं, लेवल ऑफ रिस्क रिटेंशन एंड री इंश्योरेंस पॉलिसी, कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे रही है तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एज पर द ALM, ALM मतलब एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कभी इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन होती रहती है, कभी फॉरेन एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होती रहती है, तो ऐसे केसेस में ना इंश्योरेंस कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स करती है उसको कैसे करती है, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ताकि इन्वेस्टमेंट उनका क्या रहे, सेफ रहे। ऑलराइट सर, अभी इंश्योरेंस ये सोचने वाला बात है ना, इंश्योरेंस कंपनी बस तुम्हारा सोचो यार, आपने तो पॉलिसी होल्डर होकर प्रीमियम दे दिया और वो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने का ध्यान आती है, तो लॉजिकल बात है ना, ये इतना बड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो प्रीमियम आता है उसका क्या करती है, उसको इन्वेस्ट करती है, जैसे गोल्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है, सिल्वर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, या इसके हम बात करें गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में, जी हाँ, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं उनमें इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो ये देख के कैसे इन्वेस्टमेंट कर देगी, अपना मर्जी उठा के कर देगी, नहीं, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये डायरेक्टर लोग बताएगा, इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर पॉलिसी और क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जी हाँ, अब किस तरह के क्वालिफाइड पर्सन इस इंश्योरेंस कंपनीज में होने चाहिए, इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी। तो ये यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पॉलिसीज को फ्रेम आउट करने की, चाहे वो बिजनेस स्ट्रेटेजी रिव्यू पॉलिसी हो, अंडरराइटिंग पॉलिसीज हो, रिटेंशन री इंश्योरेंस पॉलिसी हो, इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एज पर द ALM स्ट्रक्चर, या फिर अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो आओ, किसी को अगर हो ना तो यहां से बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये इजी हो जाए आप लोगों के लिए। ऑलराइट, ठीक है, अब इन चीजों को आप साइड साइड प्रिपेयर करो, ये नोट्स में कोई इशू नहीं है क्योंकि मॉड्यूल भी साथ में थॉरो को रीड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहली बात कहता है, इंश्योर दैट द गवर्नेंस प्रिंसिपल्स सेट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी कंपाइल विद ऑल रिलेवेंट लॉज रेगुलेशंस एंड अदर एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहला काम देखिएगा कि आपके जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं वहां इंश्योर कीजिएगा कि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपाइल कर रही हो, जी हाँ, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कंपाइल करने चाहिए किसके साथ में, रिलेवेंट लॉज रेगुलेशंस एंड एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट। The set the following policies concern is the management of the company, जी हाँ, पॉलिसीज बना जाएगी लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मैनेजमेंट तो सर ऐसा है ना, डे टू डे के ऑपरेशंस को कौन देखता है, डे टू डे के ऑपरेशन कौन देखता है, मैनेजमेंट देखता है ना, तो पॉलिसीज भी उनके साथ कंसल्ट करके बनाएंगे। जैसे डिफाइन द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी रिव्यू पॉलिसी, बिजनेस स्ट्रेटजी रिव्यू पॉलिसी। Underwriting policy of the insurers, determining the retention and reinsurance policy, the level of retention of the key risk by the insurer, nature extent of the reinsurance protection, extent of जैसे for example, अभी example देखो समझो, मान लीजिएगा ICICI Lombard Insurance and HDFC General Insurance, ठीक है, ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, ये मान लीजिएगा 100 करोड़ का इंश्योरेंस दे रहा है, इसने इसके साथ में री इंश्योरेंस सर्विस के लिए अप्लाई किया, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इससे इंश्योरेंस मांग रही है। अब HDFC जनरल इंश्योरेंस ये देखेगा कि वो 100 करोड़ के इंश्योरेंस के अंदर कितना प्रोटेक्शन दे सकता है, किसको, ICICI लॉम्बार्ड को, तो ये इसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए री इंश्योरेंस के अंदर भी। देखो, री इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू बी मेंटेन्ड बाय द इंश्योरर। ऑलराइट सर, now define the insurance as investment of its assets consistent with an appropriate assets liability management structure। I hope समझ में आ गया होगा, assets liability management structure। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है, याद रखना, इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी वो चेक करेगी भाई कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, ठीक है, देख करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट में कितना बड़ा फर्क आ चुका है, तो इसके लिए याद देखेगा यहाँ कंसीडर किया जाएगा। बात समझ आ रहा है, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स होंगी। पॉलिसी ऑन अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंश्योर दैट द इंसेंटिव स्ट्रक्चर डज नॉट एनकरेज इम्प्रूडेंट बिहेवियर। देखो आपको एक बात बता दूं, एक रियलिटी है क्या कि
इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर ही होता है, ठीक है, कि जो बेचारे एजेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत लुक्रेटिव ऑफर दिखाए जाते हैं कि तुम एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाओगे कंपनी के लिए तो तुमको इतना बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी कराने पे तुमको 5,000 रुपीज मिलेंगे, अलग से ही 5,000 मिलेंगे। अब क्या होता है, समझो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझो कि उसको इंसेंटिव्स तो आपने दिखा दिया 5,000 का, पूरा सैलरी तो तुमको अलग मिलेगा, 20-30-40,000 रुपए जो कंपनी देगा तुमको देगा। एक पॉलिसी पे तुमको 5,000 का बताओ कमीशन मिलेगा। ओह माय गॉड। तो सोचता है कि 5,000, अगर मैं 5,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 पॉलिसीज से तो ये 50,000, वाओ 50,000, मेरी अगर एक दिन की इनकम 50,000 हो सकती है तो 50,000 को लेते लेते उसका माइंड में सपने इतने बड़े बन जाते हैं कि मैं लैक्स कमा रहा हूं। और फिर कई जगह तो ऐसा भी होता है कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है इन बेचारे एजेंट्स को, सपने दिखाए जाते हैं कि तुम बस मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो और तुम देखो कि तुम्हारे पास कार आ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, सूट बूट। अब बेचारा इंश्योरेंस जो यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने को लेकर गलत तरीके की भी या देखिए स्ट्रैटेजी फॉलो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कोई पर्टिकुलर प्रोटेक्शन को कवर नहीं करती है, किसी भी चीज को मान लीजिएगा, ठीक है, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, बट ये लोग क्या करते हैं फिर प्रेजेंट जब करते हैं अपना केस तो उसको जानबूझ के उस पर्टिकुलर जो डिफेक्टिव पॉइंट है उसका पॉलिसी का उसको हाइड कर देते, छुपा लेते हैं, कंसील कर लेते हैं। एंड जो इनका कस्टमर जो पॉलिसी होल्डर होता है या हम बोलेंगे पर्सपेक्टिव जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे ऑफर्स को और वो पॉलिसी ले लेता है। बट क्या ये सही प्रोसीजर है? नहीं। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स की रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि अपॉइंटमेंट जिन जिन लोगों का हो रहा है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का, या देखिएगा यहाँ पर वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और ये बात इंश्योर किया जाए कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो उन्हें कहीं इम्प्रूडेंट बिहेवियर के लिए मोटिवेट ना करता हो। सर कैसे याद रखूंगा, तो इतना कुछ है बच्चे, कहाँ याद, देखो इतना सा है, देखो ध्यान से देखो, बस इतना ध्यान रखो। ये 5 पॉइंट में बिजनेस स्ट्रेटेजी, रिव्यू पॉलिसी, इस पे फोकस रखना है, अंडरराइटिंग पॉलिसी पे ध्यान रखना है, रिटेंशन एंड रीइंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एएलएम स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सच पॉलिसी डू नॉट एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी should not encourage the employees of the company to perform what imprudent behavior. All right, चलिए फिर कहता है कुछ स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए। तो ये क्या, ये वाला पार्ट कैसा था, पॉलिसी का, यहाँ मॉड्यूल में लिखना पर साइड में ताकि दिक्कत नहीं है, बाद में कहोगे तो कुछ ना कुछ कैसे पढ़े सर, क्लियर हो जाएगा एक बार में। यहाँ आते हैं स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड का मतलब समझना, देखो, डिफाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिकल बिहेवियर फॉर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। जी हाँ, जैसे हम बोलते हैं बिजनेस कंडक्ट एंड बिहेवियर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, डायरेक्टर्स के लिए एंड सीनियर मैनेजमेंट के लिए। मेंटेन इन अ पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग, देखो कहता है स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन इन पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिसी ले लिया आपने, है ना, पर अब क्या होता है, आप क्लेम करने पहुंचे, और क्लेम करने पहुंचे तो पता लगा कि सब जो क्लेम है वो पास ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। अब देखिए, एक इंसान ने अपना मान लीजिए कार इंश्योर कराया, ठीक है, अब कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में जो उसका कार है मान लीजिएगा, उसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, उसकी रिपेयरिंग, ये जैसे भी इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम देना थे। अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना लंबी प्रोसीजर है, बहुत सारी वेरिफिकेशंस करनी है। तो या लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा डेथ हो गया, सडन डेथ हो गया, जो लाइफ इंश्योरेंस वहां प्रोटेक्शन दे रहा है बट वो क्लेम ही पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट, ऐसे केसेस में क्या होगा, वो अपने कंप्लेंट्स फाइल करेगा, उसको रेडरेस भी टाइमली होना चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाइएगा कि वो रेडरेस कितने टाइम में होगी, क्लेम वेरीफाई, अगर क्लेम अप्लाई करा तो क्लेम कब तक क्लियर हो जाने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि एप्लीकेशन लगा के क्लेम होता रहेगा, नहीं, एक ड्यूरेशन बताना चाहिए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने। तो मेंटेन पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग एंड रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। नाउ board responsible to provide guidance for implementation of business strategy, review and periodically. As an integral part of the proper implementation of business strategy, the board should take the action. अब यहाँ पर देखो, याद रखना पॉइंट नंबर 5 पे लिखो एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा बड़ा बड़ा साइड में लिखो यार, मॉड्यूल को यूज करो अच्छे से। मैं ऑनेस्टली ये क्या आप याद रखिएगा, आप जितना अच्छे से मॉड्यूल को यूज करेंगे ना,
मॉड्यूल आपको उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप देख लेना एग्जाम, अभी देखना तो मैं अच्छा लगेगा खुद को। नाउ एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, बोर्ड क्या क्या एक्शन लेगा? एस्टैब्लिश एप्रोप्रिएट सिस्टम टू रेगुलेट रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल। सर रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल क्या है? रिस्क एपेटाइट का मतलब करंटली कितना रिस्क लिया हुआ है, ठीक है, कितना रिस्क लिया हुआ है। ऑलराइट, रिस्क लेने का मतलब समझ रहे हैं यहां पर, रिस्क एपेटाइट नॉट वर्किंग। रिस्क एपेटाइट जब बोल रहे हैं रिस्क एपेटाइट मतलब आज उसका कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, अब ध्यान सुनना, कैपिटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कैसा है, मतलब सर एग्जिस्टिंग उसके बिजनेस में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अब रिस्क इन्वॉल्व होने का मतलब यहां पे क्या है, दो बातें इंपॉर्टेंट समझना। होना मतलब अगर वो इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके के इंश्योरेंस क्लेम्स को या इंश्योरेंस याद देखेगा या किस तरह के इंश्योरेंस को, जैसे मान लीजिएगा वो किस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, किस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाती है और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स किस तरह के रिस्क को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है उस तरह किस तरह का प्रोटेक्शन देते हैं। अब वो रिस्क एपेटाइट किस हद तक रिस्क ले सकती है, रिस्क लेने का मतलब किसी भी कस्टमर के प्रोफाइल को याद रखिएगा, उसके बिजनेस को प्रॉपर स्टडी करना और फिर ये चेक करना कि वो वहां रिस्क लिया सकता है कि नहीं ले सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिएगा एक रिस्क ऐसा है जो कि बिल्कुल ही यू नो व्हाट इस नेचर का है जो कि कैजुअल है नेचर, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या हुआ, एक उसके लिमिट, और जब हम रिस्क प्रोफाइल कर रहे हैं तो रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ कंपनी रिलेटेड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। क्लियर हो रहा है? नाउ रेगुलेट एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, इट विल आल्सो एनेबल द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क टू व्हिच द कंपनी इज एक्सपोज्ड इन ऑर्डर टू डेवलप एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। Now, all directions of IRDA submitted to the board and the recommendations are implemented. अब देखो यहाँ पर जो IRDA कह रहा है उसको बोर्ड ने क्या करना है, implement करना है। दूसरा कहता है there should be a IT system in a company are appropriate and have built-in checks and balances to the produce data with integrity and the business continuity and disasters recovery plan. अभी सबको पता है, देखिए जितना भी सिस्टम है आजकल मॉडर्नाइज हो चुका है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है, तो जितने भी यहाँ पे आप देखिएगा इंफॉर्मेशन या डिटेल जो होती हैं या डेटाज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ बोलिए, हैव अ बिल्ट इन चेक्स एंड बैलेंसेस टू द प्रोड्यूस डेटा विद इंटीग्रिटी। अब आज का डेट में क्या होता है ना, सारा का सारा भरोसा किस चीज पर है, आप ऑडिट भी करते हो तो आजकल है ना आईटी बेस्ड है, सारा इंफॉर्मेशन आईटी बेस्ड है, चाहे एक ऑडिटर भी होगा तो किस पे बिलीव करता है, जो डेटा उसको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, पर क्या आईटी में ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर कंप्लीटली यू नो डिपेंड हो जाना सही है नहीं। तो यहाँ पर टाइमली क्या होना चाहिए, जो डेटा अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिकली हैव एन बिल्ट इन चेक इन बैलेंसेस, उसको भी टाइमली चेक करना जरूरी है उसकी इंटीग्रिटी को। एंड ensure what there was a robust compliance system for applicable laws and regulations। जी हाँ, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट से प्रोविजन गवर्न करने हैं या IRDA के हैं, इंश्योरेंस एक्ट के, उन्हें प्रॉपर्ली कंपाइल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एक्शन चल रहा है डायरेक्टर्स का। क्या एक्शन है? रिलेट करना रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल को। सेकंड, कंपाइल विद ऑल डायरेक्शंस ऑफ IRDA। देयर मस्ट बी IT सिस्टम ऑफ द कंपनी टू एप्रोप्रिएट एंड हैव अ बिल्ट इन चेक एंड बैलेंसेस। एंड थर्ड हमने बोला कंपाइल विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। Now, prescribe the requirements and frequency of reporting of each of above areas of the report responsibility। अब देखो ध्यान सुनना, अब ये जो पॉइंट नंबर E है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये पूरी A to D बात हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए। रिस्क एपेटाइट जैसे मैंने बताया, रिस्क कितना ले सकती है, रिस्क प्रोफाइल अभी प्रेजेंट रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्यों, समझो मेरी बात को, अभी रिस्क जब इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब ऐसे इंश्योरेंस आपने प्रोवाइड किए हुए हैं, लाइक
जहां मान लीजिएगा जिनका इम्पैक्ट जो है उसको कवर किया गया है ना। अब कोई भी मिस हैपनिंग्स होती हैं तो क्या उसके पास में प्रेजेंट कैपिटल स्टेटस है किसका, इंश्योरेंस कंपनी का, टू यू नो to fulfill I mean to compensate or indemnify the claims, ये पॉसिबल है या नहीं वो कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा IRDA की कंप्लायंस हो रहे नहीं हो रहे, ये रिपोर्टिंग के थ्रू किया जाएगा। IT सिस्टम के बारे में प्लस कंप्लायंस हो रहे नहीं हो रहे। तो ये पॉइंट नंबर जो E है ना, अपने आप ही क्या बोला देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ ईच ऑन एरियाज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ जो है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट 6 की हम बात करते हैं कि डायरेक्टर ना अपने कुछ टास्क ऐसे हम लोग जानते हैं जैसे कि कमेटी को देता है, जी हाँ, जैसे बोले डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो लेकिन याद रखिएगा ये डेलीगेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की बनती है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी। In discharge of the above other governance functions, board may delegate the responsibilities to mandated over recommended empower committees of the director while retaining its primary accountability। या of course primary accountability बनी रहेगी डायरेक्टर्स का, डेलीगेट कर सकता है। जैसे अब देखो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को आप रीड करोगे, पूरे एस्पेक्ट सेम वही रिपीट किए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, सिंपली एक बार रीड कर लेना। मेन क्वेश्चन तुमको यहाँ से दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट इसको रीड करना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ कोर्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजमेंट मिलकर वर्क करता है। जहां डायरेक्टर डे टू डे के फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, वहीं जो रोल होता है मैनेजमेंट का होता है। अब जहाँ की एक बार ऑब्जर्व किया जाता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने काम ऑफ कोर्स अपने ही कुछ टास्क को डेलीगेट करते हैं कमिटीज को। कमिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस टास्क को कंप्लीट करता है। अगर कहीं डिफॉल्ट होता है तो वहां पे हम बोलते हैं किसका लायबिलिटी बनता है, डायरेक्टर को हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। बट यहाँ साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि डे टू डे के बिजनेस में मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट लायबल नहीं होगा। जी हाँ, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑलराइट, अब इस पैराग्राफ को जरूर एक बार रीड करना है आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। With a view to being effective, board in active consultation with KMP establish and evaluate strategies and policies to address this. At the minimum, a board ranges of areas as indicated below, and there should concurrently be an arrangement to review the policies from time to time to ensure that they are dynamic in nature। मतलब dynamic मतलब improvements होते रहने चाहिए। अब यहाँ देखो, मैं बता दूं आपको, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको अच्छे से याद रखने हैं। कैसे? ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल डायरेक्शंस, यहाँ बोल रहा है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इंक्लूड्स पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट। अभी हमने यही डिस्कस किया। जैसे हमने देखा अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया, रिटेंशन ऑन री इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात किया, ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए क्या पॉलिसीज बनाएंगे उसके बारे में हमने बात किया। तो ये पॉलिसीज कैसे कंसल्ट करके मैनेजमेंट के साथ में कंसल्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफाइन बनाएंगे। कहता है ऑल ओवर डायरेक्शंस ऑफ द बिजनेस। अब इस सारी एस्पेक्ट्स को कवर करना है, पूरे कंप्लीट बिजनेस एक्टिविटीज को। तो इसमें पॉलिसीज भी आती हैं, स्ट्रैटेजीज भी आती हैं, प्लस रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या रखना है, ऑल ओवर व्हाट बिजनेस डायरेक्शंस, ठीक है, इंक्लूड्स पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। वापस बोलो, ऑल ओवर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑल ओवर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजीज includes policies, strategies and risk management. Projection on the capital requirements, revenue streams, expenses and profitability. Projection, कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम्स किस तरह से अभी आपका कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, किस तरह का बिजनेस अभी ऑफ कोर्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ऑलराइट, प्लस कितने उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस हैं एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। अब मान लीजिएगा कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी सेल करती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को जबरदस्त लॉसेस होते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल है? नहीं। उन्होंने स्कीम ऐसा बनाया है कि इमीडिएट क्लेम्स होते हैं, ठीक है, और वो क्लेम्स कहीं ना कहीं जो देखेगा जो इंश्योरेंस कंपनीज बियर नहीं कर सकती है। तो यहां पर देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन की कैपिटल रिक्वायरमेंट आगे कंपनी को कितना जरूरत पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से कंसल्ट करेगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, रेवेन्यू स्ट्रीम्स,
expenses and profitability. Now, compile with the Insurance Act regulations they under and other statutory requirements. तो हमने 3 पॉइंट याद कर रहे हैं, समझे? ऑल ओवर बिजनेस डायरेक्शंस इंक्लूड्स पॉलिसीज, स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट. चुपचाप देखो मत, बोलो मेरे को देख के, बोलो तभी याद होगा. ऑलराइट. एंड सेकंड क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ऑलराइट सर. रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इसके अलावा और क्या प्लान्स करेंगी, पॉलिसीज बनाएगी? सर इसके अलावा वो कंपाइल करना होगा इंश्योरेंस एक्ट के साथ में, रेगुलेशन साथ में और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट साथ में. एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये भी देखना पड़ेगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस अगर हैं तो उसके लिए भी किस तरह से उसको एड्रेस किया जाएगा, कैसे इसके लिए डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा. प्लस अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स हैं, है ना, याद आ रहा है, री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स हैं या आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स हैं रिलेटेड पार्टी साथ में, तो उसके लिए अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा. द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज. अब फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्या है? देखो समझो, पॉलिसी होल्डर जब अपने क्लेम्स कर रहा है तो उसको टाइमली उससे क्लेम मिल सके, ठीक है, उसे इंडेमनीफाई कर सके. वहीं एम्प्लॉइज के लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे एम्प्लॉइज को टाइमली बोनसेस मिले, इंसेंटिव्स मिले, ठीक है, उसको याद रखिएगा, उसके पार्टिसिपेशन को, उसके कंट्रीब्यूशन को कंसीडर किया जाए एंड उसको रिवॉर्ड भी किया जाए. क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद द एंड डिस्क्लोजर टू स्टेक होल्डर. डिस्क्लोजर समझते ना, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में, कंप्लीट एक्सप्लेन करना वे जो भी बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी ने किए हैं. Stakeholders including investors, policyholder, employees, regulators, consumer, financial analysis, rating agencies, and encourage करना and facilitate करना employees raising concerns or reporting a possible breach of law and regulations, and also provide what? Protection of whistleblower and developing a corporate culture. अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए हैं, देखो ध्यान से देखो, यह जो टोटल है ना बेटा 8 पॉइंट्स है ना, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन बन के फिर आ सकता है. सर कैसे आ सकता है? ध्यान सुनना. आप देखो, इन डिस्चार्ज ऑफ ऑल अदर गवर्नेंस फंक्शंस द बोर्ड में डेलीगेट द रिस्पांसिबिलिटी टू मैंडेटेड एंड अदर रिकमेंडेशन एम्पावर्ड कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स व्हाइल रिटेनिंग इट्स प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी. इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आप देखिए 2 चीजों को रीड करो. With a view to being effective, board in active consultation, ध्यान सुनना, board in active consultation with the KMP should establish an evaluate strategy and policy to address at minimum and a broad range of areas as indicated below. अभी नहीं लिखेगा as indicated below, क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है. तो यहाँ पूछ सकता है किस तरह की बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं, पॉलिसीज हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट साथ कंसल्ट करके फ्रेम कर सकता है. वो हमने यहाँ डिस्कस करी है. क्या हो रहा है? इस पे कोई डाउट तो नहीं होगा, है तो पूछना आराम से ही, ठीक है. चलिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का प्रश्न देख लेते हैं. अब इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है या इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी है तो वो याद रखिए डायरेक्टर नहीं बन सकता. जैसे इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस सेल करने वाला पर्सन कौन? एजेंट. एजेंट को उसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं. और अगर बनाना भी है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा IRDA से. ये किसने कहा? इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने कहा जो इंश्योरेंस एजेंट है या इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी है उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे. बोला ठीक है सर, आप कह रहे हो तो नहीं बनाएंगे. ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ कवर किया. ठीक है, अच्छा फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोले? अगर मान लीजिएगा एक इंश्योरेंस कंपनी है A और एक इंश्योरेंस कंपनी है B. अब यहाँ पर मिस्टर एक्स डायरेक्टर हैं, तो ये डायरेक्टर जो मिस्टर एक्स ए कंपनी ए इंश्योरेंस कंपनी में है वो बी इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं. मतलब कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं हो सकती. किसमें? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कंपनीज में. यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, लाइफ बोल रहा हूं, जर्नल नहीं बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर. देखो यहां IRDA में क्या कहला? एक्ट बोलता है इंश्योरेंस एक्ट. ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले पॉइंट पे आइएगा. ये तो हम जानते हैं यार, ये पॉइंट हम लोग ऊपर रीड कर चुके हैं. कैसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स यार, देखो डेमोस्ट्रेट व्हाट, वो डेमोस्ट्रेट क्या करेगा? वो डेमोस्ट्रेट करेगा एथिकल इंटीग्रिटी. ठीक है, फाइनेंशियल साउंडनेस होना चाहिए. देखो बिजनेस कंडक्ट, साउंडनेस ऑफ द जजमेंट, फाइनेंशियल साउंडनेस, ये बंदे में होनी चाहिए.
लेकिन एक्ट क्या कह रहा है, एक्ट कहता है साथ साथ क्या नहीं होगा, कहता है इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज और एजेंट टू बी ए डायरेक्टर, बोला नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए ऐसा पर्सन। बट हाँ आप अप्रूवल ले सकते हो, IRD का वो ऑथराइज करे तो कर सकता है। कॉमन डायरेक्टरशिप अमंग द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वो अलाउड नहीं है। एंड फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू सीक दैट डायरेक्टर शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड और कम अंडर एनी एडवर्स नोटिस ऑफ लॉ और रेगुलेशन इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड और एनी प्रोफेशनल बॉडी। जी हाँ, मान लीजिएगा वो ICSI का प्रैक्टिसिंग मेंबर रहा है, ठीक है, और यहाँ उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हुआ है या किसी और लॉ में उसको एक नोटिस आया हुआ है जिसमें उसकी वायलेशन डाउटफुल है, उसने वायलेशन करी किसी लॉ के अंदर, ऑलराइट। या ऐसा भी हो सकता है कोई मॉरल टर्पिट्यूड का मामला चल रहा है, ठीक है, मॉरलिटी जहाँ पे यू नो तो गड़बड़ वाला मामला, मॉरलिटी कुछ किए हैं जो इमोरल बिहेवियर, ठीक है, तो उस केस में ऐसे पर्सन को भी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर कुछ 3 बातों को उन्होंने फोकस किया। कौन सा, जो पर्सन ऐसा है जो कि एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, वो डायरेक्टर नहीं बनेगा उसी कंपनी का। क्या देखेगा, ठीक है, क्या देखना, किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट है उसका बात नहीं कर रहा हूं, यहां स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी एजेंट टू बी ए डायरेक्टर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट मत पढ़ना, प्रोहिबिट लिखा हुआ है वर्ड, प्रोहिबिट्स, कहीं डायरेक्टली पढ़ दो, बोला नहीं हुई बनेगा, ठीक है। जो एजेंट है वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है, लेकिन प्रायर अप्रूवल ऑफ द IRDA कर सकता है। कॉमन डायरेक्टरशिप इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो बोला भाई वो भी नहीं चलेगा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। एंड कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, अंडर मॉरल टर्पिट्यूड, या फिर कोई एडवर्स नोटिस नहीं हो, या प्रोफेशनल बॉडी का कोई प्रोफेशनली बॉडी का कोई आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया हो। With a view to ensuring that the disclosed director complies with the above requirement, a due diligence inquiry should be undertaken on the persons to be appointed as director for the continuance of the existing director only after the obtaining the declaration from the proposed existing director in format of given extension to a time of course ऐसी सी बात है। आप जब इंश्योर करोगे इस बात को तो प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट होगा, साथ साथ अंडरटेकिंग लेना पड़ता है, डिक्लेरेशन लेना पड़ता है उस डायरेक्टर से। ये तो किसी भी कंपनी में करोगे तब भी होता है, याद रखना, सिर्फ इंश्योरेंस में नहीं है, किसी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर बनना होता है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। नाउ डिस्क्लोजर अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी। अब ये कहता है IRDA कि सुनो ना, ऐसा है यार, आपको ना कंपनीज एक्ट में जो बताया गया है डिस्क्लोजर नॉर्म्स वो आपको फॉलो कर रहे हैं, बट साथ साथ में कुछ एडिशनल नॉर्म्स है वो भी फॉलो कर रहे हैं। 2 मिनट में सीख जाएंगे। देखो, इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन कंपनीज एक्ट, ये तो करना है, प्लस सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। 2 बातें याद रखेंगे, यहाँ पर लिख लो, कंपनीज एक्ट प्लस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, जो किसने इशू किए हैं, 1 ICSI ने किए हैं यार, ये तो रेड गया होगा सबको। साथ साथ क्या दोनों पे अप्लाई करेगा, हाँ जी सर, बोर्ड पे भी लगेगा और कमेटी, दोनों के लिए बनाने होंगे। क्या नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी जो हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो, साइड में चाहो तो लिखते चले जाओ, नंबर ऑफ मीटिंग दोनों का, बोर्ड का हो चाहे वो या कमेटी का हो। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी मैंडेटेड, सेटिंग आउट नेम्स, क्वालिफिकेशन, फील्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन, स्टेटस ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड, कितना डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठे हुए हो। इंश्योरेंस वाला नहीं कह रहा हूँ, एक इंश्योरेंस कंपनी में, दूसरा किसी मैन्युफैक्चरिंग में, तीसरा किसी ट्रेडिंग के अंदर है, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज है, तो उसमें टोटल डायरेक्टरशिप कितनी है, प्लस नंबर ऑफ मीटिंग अटेंडेड बाय डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब ये भी देखा जाएगा कि कंपनी में मान लीजिए मिस्टर ए डायरेक्टर हैं, तो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर कितनी मीटिंग अटेंड करी है, 5 करी है, 7 करी है, 2 करी है, 1 करी है, 0 करी है, ये भी देखेंगे। एंड डिटेल ऑफ रेम्यूनरेशन पेड इफ एनी टू ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और इन लोगों को कितना रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है। अब देखो खास और से याद रखना, जब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, बोर्ड की याद रखिएगा, जब मीटिंग होगा, ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट में याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं ना बोर्ड डायरेक्टर की जब रिपोर्ट बनेगी तो बोर्ड रिपोर्ट में इन आइटम्स को भी कंसीडर किया जाएगा। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर एंड कमेटी का नंबर, कितना मीटिंग हुआ टोटल वो बताना पड़ेगा, नेम बताना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्टर्स का जो आपने कंपोजिशन किया हुआ है, प्लस कौन कौन सी कमिटीज बनाई हैं आपने उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, स्पेशलाइजेशन नेम है, सारा एस्पेक्ट सबको कवर करना है। फिर कितना मीटिंग अटेंड किया गया बाय द डायरेक्टर, उनकी डायरेक्टरशिप कितनी है इसका डिटेल देना पड़ेगा। रिम्यूनरेशन कितना दिया जा रहा है, सर मैं कैसे याद करूंगा सर इतना कुछ। देखो अब तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को एक बार, ये सारे डिस्क्लोजर किसमें देना है, बोर्ड रिपोर्ट में ना, तो ऐसे समझो यहाँ पर हाईलाइट करोगे, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग
एंड कमिटी मीटिंग। बस इससे ज्यादा याद मत रखना, दिमाग में याद रखना, एक बार कीवर्ड बता रहा हूं याद रखने के लिए, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी। अब कंपोजिशन जब भी माइंड में आता है तो सोच के देखना, कमिटी कंपोजिशन कौन सी कमिटी पे, तो नेम के बाद स्पेशलाइजेशन, क्वालिफिकेशंस, ये एस्पेक्ट्स कवर कर रही हैं। फिर यहां देखेंगे मीटिंग अटेंड बाय डायरेक्टर्स, कितनी मीटिंग अटेंड करी है। और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, रेम्यूनरेशन टू ऑल डायरेक्टर्स इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 4 पॉइंट को 4 कीवर्ड से याद रखो। एग्जाम में लिखने को नहीं कह रहा हूं, ऐसा एग्जाम में लिख के आ जाओ, याद रखने के लिए, समझने के लिए, ताकि अब आप याद करें तो आपके माइंड में होने चाहिए कि 4 हमने ऐसी बातें पढ़ी हैं जो स्पेशली याद रखें। स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज को अपने बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है। क्या, नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड और कमिटीज के कंपोजिशन के बारे में, उनका नेम कौन कौन सी बनाई है, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, सारी एस्पेक्ट कवर करेंगे। एंड सर कितना मीटिंग अटेंड किया डायरेक्टर ने, प्लस डायरेक्टरशिप कितना हेल्ड किया हुआ है, एंड सर इसके अलावा हम रिमेंडेशन कितना दें डायरेक्टर को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। सो यहाँ पर एक क्राइटेरिया आ गया हमारा मीटिंग का। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक वाला पोर्शन आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ऑफकोर्स तुम्हें NRK9 का व्हाट्सएप पे बेझिझक पूछो, नंबर शो रहा है ना, इस पे बेझिझक पूछो। और नहीं है वेल एंड गुड, लेकिन टेस्ट जल्दी आने वाला एक और, सो प्रिपेयर रहिएगा। बाय, टेक केयर।